कहलाता है हरी बातें को जितना जिसे आता है क्यों मुश्किल चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। तुम भूत का शोक न करो, भविष्य का डर न करो। तुम्हारा क्या हर पेपर के नीचे, हर डॉक्यूमेंट के नीचे एक कॉलम होता है, स्टार कॉलम, कंडीशन अप्लाई का। वो कोई नहीं पढ़ता, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता, और बस केस कर देता है। तो चलिए आज उस कंडीशन अप्लाई को हम अप्लाई करते हैं कोर्ट में। तो योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने मुवक्किल की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि हेमराज जी ने ना सिर्फ अच्छे बिजनेसमैन के तरीके से, बल्कि बतौर एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति के रूप में हमारे देश को बहुत बड़ी बड़ी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना कर दी, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। मेरा सिंपल सा एक बस इतना सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए दिल्ली से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन चलानी हो तो पटरी के पैसे कौन देगा? अगर पटरी नहीं बिछेगी तो बुलेट ट्रेन तो चल ही नहीं सकती। तो योर ऑनर, पटरी का पैसा देगा पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, और जो पूंजीपति पैसा लगाएगा प्रॉफिट भी वही कमाएगा, लॉस भी तो उसी का होगा ना। तो योर ऑनर, बात सिर्फ इतनी है कि ये एक राइवलरी का पॉइंट है, मेरे क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है। आप जानते ही है कि हर बिजनेस दूसरे बिजनेस को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके हथकंडे आजमाता रहता है। देखिए योर ऑनर, जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगी, संसाधन नहीं होंगे, ना तो निर्माण हो सकता है ना ही देश प्रगति कर सकता है। बिना संसाधनों के निर्माण हो ही नहीं सकता है। मजदूरों के पास अपनी जंजीरों के अलावा और कुछ भी खोने को नहीं है, और उनके पास जीतने को तो पूरी दुनिया है। हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार, हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार। लेकिन योर ऑनर, एक सवाल मन में बार बार आ रहा है कि मान लीजिए एक आम का पेड़ है, वो जंगल में है, उसमें आम लग रहे हैं और कोई खा नहीं रहा है। रीजन कि आम जो है कंज्यूमर के पास तक पहुंच नहीं रहा है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। अब उस पेड़ पे चढ़ेगा कौन? व्यक्ति। आम को तोड़ेगा कौन? व्यक्ति। स्टोर कौन करेगा? व्यक्ति। यानी कि एक पेड़ पे आम लगता है, कोई फल लगता है, उस फल को फाइनल प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर तक कौन पहुंचाता है? एक व्यक्ति। और वो व्यक्ति कौन होता है? एम्प्लॉय। तो योर ऑनर, मेरा ये मानना है कि अगर पूंजी का उपयोग बिना हाथों के किया जाएगा, मतलब कि कामगार अगर नहीं होगा तो पूंजी का ना तो उपयोग होगा, उसकी वैल्यू गिरेगी। जैसे कि गोदाम में सड़ा जाता है, जैसे अनाज सड़ जाता है क्योंकि उसको मार्केट नहीं मिलती है। सिमिलरली माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजकुमार जी ने जो पॉइंट उठाया है वो एक वैलिड पॉइंट है। मैं अपने मुवक्किल अडानी जी की तरफ से कोर्ट से माफी मांगता हूं और कहना चाहता हूं कि इस तरीके की गलती वे दोबारा ना करें, और कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि वो मेरे क्लाइंट अडानी जी को कड़ी से कड़ी सजा दें।
नहीं, लेकिन मैंने वर्कर्स के राइट की बात करी है। नहीं, मेरे अपने प्रोफेशन की भी तो कोई ईमानदारी है। मेरा काम वकालत करना, अपने मुवक्किल के लिए केस लड़ना है। मैंने अपने मुवक्किल के साथ कहीं बेईमानी, अपने प्रोफेशन का गद्दारी तो नहीं की। लेकिन जो बात सही है, मेरी एक मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स है, ऑनेस्टी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत पहले एक राय दी थी, वो मैंने संभाल के रखी थी। मैं बहुत सारे केसेस में उसका रेफरेंस लेता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं ये भी केस और ये सिचुएशन से निकलने के लिए अपने दोस्त की मदद लूं, क्योंकि जब से ये केस मैं हारा हूँ, पूरी मार्केट में मेरी बदनामी हो चुकी है। लोग कहते हैं कि अपने मुवक्किल को हरवा देता है। मतलब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे कि भारत के विकास की डोर, ना वो बढ़ रही ना मैं बढ़ रहा। इस मुफलिसी के दौर में 2-4 एफिडेविट साइन कर लेता हूँ, कुछ रजिस्ट्री करवा देता हूँ। लॉकडाउन याद आ गया, जैसे लॉकडाउन में फ्री में राशन मिलता था ना, हाई प्रोटीन। गालिब, मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब भेंट की थी गालिब के ऊपर। ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। वो हाथ को तो जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर, ओ मीना मेरे। योर ऑनर, मैं अदालत में बुलाना चाहूंगा मिर्जा गालिब को। थैंक यू। गालिब साहब, आपके ऊपर जनता ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे आने की तकलीफ झेलनी पड़ी है। जनता का आपसे सवाल है कि आपने इतने सारे शेर और शायरी करी, सब बिल्कुल जहनी तौर पे। आपको क्या लगता है कि जो आम इंसान है, जो इतना जहनी नहीं हो पाता, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कभी अपने घर, कभी दफ्तर, इन सब में व्यस्त रहता है, वो जो शायरी या महफिलों में नहीं जा सकता, नहीं जा पाता किसी भी कारण से, उसके इमोशंस नहीं होते हैं क्या? आपने उनकी ऊपर कोई शायरी या उनकी भावनाओं पे कुछ क्यों नहीं लिखा? आपने मोहब्बत को गम बना दिया। आपने ना केवल मोहब्बत को गम बनाया, बल्कि आपने शराब को भी बहुत रोमांटिसाइज किया। गालिब साहब, आपके ऊपर सबसे बड़ी जो बात कही है कि अपने बुरे दौर में तुम पर यह आरोप लगे हैं कि लोगों को आपने उलझन में डाला, उनको गलत रास्ता दिखाया। अच्छा ये बताइए, आपने शराब को अपना साथी क्यों चुना? हुजूर, शायरी तो मेरे दिल का आईना है। अगर किसी को गलत फहमी हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं जी, आपका बिल्कुल कसूर नहीं गालिब। आपने अपनी बात कही, लेकिन हमारा ये मानना है कि हर बात के पीछे उसका अंजाम, उसका नतीजा जानना, समझना, कुछ प्रेडिक्ट करना जरूरी होता है। आपको पता है, आज आपकी वजह से, या ये कहे कि आपको अपना आदर्श मानने वाला युवा शराब पीता है और खूब पीता है। कितने ऐसे पेड़ हैं जहाँ पे पेड़ के नीचे वो गालिब नामा पढ़ते हुए, शराब पीते हुए आपकी शेर और शायरी करते हैं। बहुत रोमांटिसाइज किया आपने शराब। गालिब साहब, आज का युवा शराब की चपेट में आकर शराब को जायज बताते हुए एक एटम बम बन चुका है। First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a superfortress many miles away.
destructive force has been. E is equals to mc square. E is equals to mc square. Your Honor, I would like to call Dr. Albert Einstein. Thank you. तुम्हारा विज्ञान हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आया। तुम्हारे सिद्धांत ने परमाणु बम का रास्ता खोल दिया। तुमने ब्रह्मांड को आसान बनाया था और या उलझा दिया। और तुम्हारा विज्ञान। क्या आप जनता के सवालों का सामना करेंगे डॉक्टर आइंस्टाइन? आपके E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का नतीजा क्या है? तो हिरोशिमा और नागासाकी में आपकी उस भूमिका, उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? आपने दुनिया को कई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन साइंस को किस तरह यूज किया जाए इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जनता का सवाल है आपसे कि विज्ञान इज अ बून और अ बेन। डॉक्टर आइंस्टाइन, इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी या नहीं? डॉक्टर आइंस्टाइन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं? ने का सपना देखा है। यदि इस अदालत में मेरे विचारों को परखा जाना है तो मैं तैयार हूं। एक आविष्कार माना आपने एक आविष्कार किया जिससे लोगों को बहुत मदद मिली, लेकिन आपने उसका दूसरा पहलू क्यों नहीं जाना? ये सवाल है आपके। क्या विज्ञान इतना आवश्यक था इंसान के लिए कि प्रलय, त्राहिमाम, ये हिरोशिमा नागासाकी, वर्ल्ड वार 2, इतनी सारी चीजें हुई, आज तक बरकरार हैं। आज भी हिरोशिमा नागासाकी में कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा, उससे भूमि बंजर पड़ी है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। लेकिन आपने अपना कर्म किया। आपको नहीं लगता कि आपने इंसान को तो विज्ञान दिया, लेकिन विज्ञान को इंसानियत से नहीं जोड़ पाए? विज्ञान को इंसानियत से जोड़ने में कहीं कमी रह गई। विज्ञान को इंसानियत के करीब लाने का काम डॉक्टर आइंस्टाइन अभी अधूरा है। क्या कर्म किया और क्या फल मिला? कर्म, नतीजा, फल। कर्म के विपरीत फल। केशव, यह न्यायालय बाकी न्यायालयों से बिल्कुल अलग है। यह साधारण न्यायालय नहीं है। यहाँ पे युक्ति, कूटनीति, राजनीति नहीं चल पाएगी। केशव, जनता के आपसे प्रश्न है, तो जनता की अदालत में आपसे प्रश्न किए जाएंगे। आप तैयार हैं केशव? केशव, जनता आपसे प्रश्न करना चाहती है। जो प्रश्न पूछे गए वो मेरे नहीं, तुम्हारे भीतर के हैं। जो निर्णय सुनाओगे वो मेरा नहीं, तुम्हारे जीवन का होगा। मैं तो समय हूं। केशव, आपको वो सभा याद है जब द्रौपदी को खींच कर लेके आया गया था? पांडव उनको जुए में हार गए थे। उस वक्त क्योंकि आप भगवान थे, द्रौपदी का आपसे प्रश्न है कि आपने आने में इतनी विलंब क्यों की? किस घड़ी का, किस क्षण का आप इंतजार कर रहे थे? उसका उपहास उड़ता रहा और आप मौन रहे। आपकी देरी की वजह से
द्रौपदी आपसे जवाब मांगो, आपने प्रतीक्षा क्यों की? केशव, अगला आप पे आरोप लगाया है दुर्योधन ने। दुर्योधन का कहना है कि आप भगवान थे। आप भगवान थे, लेकिन हमेशा से आपने पांडवों का पक्ष लिया। केशव, क्या ये पक्षपात नहीं? क्या पक्षपात धर्म है? केशव, अगला जो सवाल है उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप जिसके सारथी बने, पार्थ अर्जुन, उसका भी ये सवाल है कि जब मैंने भूमि पर गांडीव रख दिया था केशव, आपने मुझे क्यों उकसाया? आपने क्यों कहा कि हे पार्थ बाण चलाओ? केशव, अगर आप मुझे नहीं बोलते तो शायद मैं अपने भाइयों बंधुओं का वध नहीं करता। आपके उकसाने पर केशव अर्जुन ने बाण चलाए और अपने सगे संबंधियों का वध किया। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप पे उठाया है माता गांधारी ने। माता गांधारी जिसने महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोया था, जब उसको पता लगता है कि दुर्योधन भी मर चुका है, उसका कंकाल पड़ा हुआ है, वो कंकाल को देखकर परेशान हो जाती है। तो जानती हो क्या सवाल करती है केशव आपसे? हे कृष्ण, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, ये मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, फिर क्यों नहीं वो शाप दिया तुमने भीम को जो दिया तुमने निरपराध अश्वत्थामा को? केशव, गांधारी ने आपको भी शाप दिया। गांधारी ने कहा कि मैं तपस्विनी गांधारी अपने सभी मूल्यों का बल लेकर ये कहती हूं, हे कृष्ण, जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारा भी वंश एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम भी एक भयानक वन में एक साधारण से व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं को। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठाओ, खुशियों का तरंग है, अश्कों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी। एक जरूरी सूचना,
विवादग्रस्त जगह को लेकर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार इस झगड़े में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 200 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थिति को देखते हुए पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर खबर हमारे देश के बॉर्डर से लगे देश की है, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया गया है। कई हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। और अभी अभी ताजा खबर आ रही है, जहां रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, वहीं यूक्रेन ने नाटो की मदद से जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में ईरान कूद गया है। ईरान ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करने का ऐलान किया। जरूरी सूचना। SP46 ready to pair. Connected. हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक आदमी के 1 घंटे की कीमत दूसरे आदमी के 1 घंटे के बराबर है, बल्कि ये कहे कि 1 घंटे के दौरान एक आदमी उतना ही मूल्यवान है जितना कि 1 घंटे के दौरान कोई आदमी। समय सब कुछ है। खामोश! अदालत जारी है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक आदमी के 1 घंटे की कीमत दूसरे आदमी के 1 घंटे के बराबर है, बल्कि ये कहे कि 1 घंटे के दौरान एक आदमी उतना ही मूल्यवान है जितना कि 1 घंटे के दौरान कोई आदमी। समय सब कुछ है। अदालत जारी है। शायर भागता नहीं, वो अपने गमों का सामना करता है। मेरे शेर मेरे जख्मों की कहानी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, जैसे अल्फाज हर दिल की कहानी। शायर भागता नहीं, वो अपने गमों का सामना करता है। मेरे शेर मेरे जख्मों की कहानी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, जैसे अल्फाज हर दिल की कहानी है।
रिलेटिविटी का कंसेप्ट काम करता है? मेरा ज्ञान खुशी लाया या नहीं, इसका जवाब मैं जनता पर छोड़ता हूँ। मेरे सिद्धांत ने यूनिवर्स को गहराई से समझने का रास्ता दिया। अंतरिक्ष की यात्रा, जीपीएस, यहाँ तक कि मोबाइल, सभी में रिलेटिविटी का कंसेप्ट काम करता है। मेरा ज्ञान खुशी लाया या नहीं, इसका जवाब मैं जनता पर छोड़ता हूँ। धर्म का उद्देश्य सत्य की स्थापना है। संदेह मत करो, प्रश्न पूछो, सत्य को खोजो, यही जीवन है। हे द्रौपदी, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम्हें ये आभास हो सके कि तुम्हारे दुख के क्षणों में कौन कौन मौन रहते हैं। दुर्योधन, मैंने हमेशा से धर्म का पक्ष लिया। अगर तुम धर्म के रास्ते पे होते तो मैं तुम्हारे साथ होता। मैंने तो तुम्हें खुली तरीके से एक प्रस्ताव भी दिया था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन, तुम वो भी दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, उल्टे तुम मुझे ही बांधने चले। जो था साथ में साथ ले चले। अर्जुन, यदि तुम चाहते तो ना करते युद्ध ये, क्यों थी पीड़ा तुम्हें अभिमन्यु के वध की? क्रिया को छोड़ जो चिंतन में फंसेगा पार्थ, ये काल का ग्रास उसे ही ग्रसेगा। मैंने कहा था किंचित भी शिथिल मत कर पार्थ, मन तू चढ़ा शाह तुरंत भेदना जा अंग हरि का। तुझे क्या दुविधा थी जब तुझे प्राप्त था संग हरि का। हेलो हेलो हेलो, समझ में नहीं आता? आई एम बिजी समवेयर, मेरी कोर्ट में हियरिंग चल रही है and you are disturbing me again and again. Please don't call me. Thank you so much, so nice. Your Honor, I would like to call myself. Thank you. Am I visible? Hello. Am I visible? Thank you. Sorry. Your Honor, मैं कौन हुआ, मेरा क्या अस्तित्व है, आप बता सकते हैं?
मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, जो मेरी फिजिकल अपीयरेंस है, 5 फुट 8 इंच कद, रंग गोरा, बाल ग्रे रंग, आपकी नजर में मेरा अस्तित्व इतना ही है। मेरी नजर में इतना है कि मैं जिंदा हूं, मेरी नजर में इतना है। यूनिवर्स की नजर में हो सकता है कि मैं एक कीड़ा हूं। एक्सक्यूज मी, मैं है गुड नेम लतिका, मैं इंसान हूं या कीड़ा हूं? आप अपने लिए तो इंसान ही हो। मैं अपने लिए इंसान हूं और आपकी नजर में? हाँ, मेरे लिए भी इंसान हो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जाने दीजिए, बस देर में। अगर मैं अपना नाम बता दूंगा तो आप मुझे किसी पंथ, मत, मजहब, जाति, क्षेत्र, देश, कालखंड, किसी ना किसी से जोड़ देंगे और अपना एक, मेरी दलील शुरू होने से पहले ही अपना एक माइंडसेट बना लेंगे कि हाँ ये इस आइडियोलॉजी का है, फिर या तो तुम्हें राइट में रख दो या फिर लेफ्ट में रख दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला। बहुत बड़े राइटर ने लिखा भी है कि व्हाट्स देयर नेम, नाम में क्या रखा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो जिसने लिखा है ये, उसने इतने अच्छे कोट के बाद नीचे अपना ही नाम लिखा है, विलियम शेक्सपियर। है ना बेतुकी बात? नहीं, अस्तित्व का सवाल है। हर इंसान का अपना एक अस्तित्व होता है। मैं गंभीर होकर, गंभीर रूप से अपने सवाल अपने आगे रखता हूं, अपने सवालों के जवाब ढूंढता हूं। मैं अपना ही वकील होता हूं, अपना ही मुवक्किल होता हूं, जज बनकर फैसला भी खुद को सुनाता हूं। मैं ही हूं वो जिसने धरती में पड़ा हुआ गांडीव अर्जुन के हाथ में सौंपा और कहा मार। मैं ही हूं जिसने रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया। मैं ही वो हूं जिसने मोहब्बत के गम को शराब में इस तरह पिया कि गला सूखने के बाद आंखों ने कई मैखाने खत्म किए। मैं ही हूं कार्ल मार्क्स की थ्योरी, मैं ही हूं आइंस्टाइन का फॉर्मूला। मैं वो हूं जो रिक्शा चलाता है, मैं वो हूं जो ऑटो चलाता है, मैं वो हूं जो देश चलाता है। मैं वो पूंजीपति हूं जो अपनी ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए सैकड़ों वर्करों को मरवा देता है, शोषण करता हूं। मैं वो नेता हूं जो आए दिन ऐसे ऐसे फरमान जारी करता है जिससे आम जनता का जीना हराम है। कभी इमरजेंसी लगाता हूं तो कभी कर्फ्यू। हाल फिलहाल में कुछ लॉकडाउन हुआ। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो आप सबके समाज के बीच में रहता है। आपको कभी मार्केट में दिख जाता है, कभी किसी मॉल में दिख जाता है, आप देखते हैं नहीं पहचानते हैं, टकरा जाते हैं तो पलट कर घूम कर देखते, कोई मतलब नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो ब्रह्मास्त्र बनाता है और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो ब्रह्मास्त्र खाता है। मैं चक्रव्यूह बनाता हूं, चक्रव्यूह की रचना करता हूं और मैं ही चक्रव्यूह तोड़ता हूं। मैं ही हूं फॉर्मूला जिससे एटम बम बना, मैं ही हूं वो फॉर्मूला जिससे परमाणु बम बना। अरे मैं ही हूं सत्ता, मैं ही हूं प्रजा। मैं रोज मरता हूं, थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा मरता हूं। आपने कहा था ना मैं इंसान हूं, ये हूं, यही है इंसान। आइंस्टाइन ने इंसान को विज्ञान दिया, बहुत सारी आविष्कार दिए, उसने क्या किया? इंसानियत और इंसान फर्क है। मैं रोज थोड़ा थोड़ा मरता हूं और एक दिन पूरा मर जाता हूं। मैं फिर जन्म लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं,
चलता हूँ समय के साथ, बढ़ता चला जाता हूँ, फिर मर जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, फिर मैं रुकता नहीं हूँ। मैं 2000 साल पहले भी आया था, आज भी आया हूँ, आगे भी आऊंगा। और हर बार अपना एक चेहरा लेकर मैं आता रहूंगा। लेकिन मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, जिस दिन आप पर, आपकी कहानी पर सवाल किया जाएगा, उस दिन आपकी वकालत कौन करेगा? जिस दिन आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उस दिन आपकी वकालत कौन करेगा? चलिए फिर एक बार, फिर से वही शुरुआत। थे अंकित सत्ती। अंकित सत्ती बहुत ही ताकतवर परफॉर्मेंस, और नहीं और भी लोग कहेंगे, पर मुझे तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ लगी। आपको कॉन्सेप्ट भी और जैसे आपने स्टैनिस्लाव्स्की को जैसे इंटरप्रेट किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। जैसे कि आपने ये नाटक देखा, नाटक में सिर्फ अभी तो मैं तो मंच पे था, लेकिन मेरा मंच पे आ सका, आपके सामने नाटक लेके आ पाया। तो नाटक क्या कोलैबोरेटिव आर्ट है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने फाइन आर्ट से, तो ही मेड दिस फॉर मी, सपोर्ट किया इसने मुझे। थैंक यू कहना चाहूँगा रेड हाउस का, यहाँ पे आके सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने सोची थी, विजुलाइज करी थी कि मुझे शीशा चाहिए, तो यहाँ मिल गया। तो एक होता है कि आप कुछ भी इमेजिन करते हैं या कुछ आप क्रिएट करते हैं, तो आपका विजुअल जो होता है वो खराब ना हो, तो उसमें जो सपोर्ट करता है वो बहुत अहम हो जाता है। म्यूजिक पे नरेश, नाटक का कंसेप्ट मेरे माइंड में आया था बहुत पहले से, मैं इस पर काम कर रहा था, लेकिन नाटक नहीं बन रहा था वो, क्योंकि नाटक में और कंसेप्ट में और आइडिया में बहुत फर्क होता है। नाटक बेसिकली एक स्टोरी को डिवाइस करते हैं, तब वो परफॉर्मेंस करता है, तब वो नाटक कहलाता है। तो जो डिवाइसिंग का जो भी प्रोसेस था हमारा, उसमें संवाद से लेकर नाटक एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने से लेकर, सबसे अहम भूमिका जो थी वो संदीप राजन जी की थी। संदीप राजन जी के वरिष्ठ कलाकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, एक्टर हैं। थैंक यू सो मच नैना, रेड हाउस आपका। और पिछले साल ही मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था, तो मेरा बड़ा मन करता है ऐसे स्पेसेस में जाके परफॉर्म करना, क्योंकि प्रोसेनियन थिएटर की अपनी एक तरीके का नाटक होता है। जिस एक्टिंग स्टाइल को मैं पसंद करता हूँ, उसके लिए मुझे इंटीमेट थिएटर पसंद आता है। क्योंकि अभी भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा और इंटीमेट इसको हम बनाते, लेकिन वही है कि हर बार के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना जरूरी रहता है, नहीं तो ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो अगली बारी हम चाहेंगे कि आप जब भी प्ले हो, आप पसंद आई हो, तो जब भी हमारे नाटक में तो हमारे देखें, बाकी आप कुछ कहना चाहें, कुछ तारीफ करना चाहें। मेरा पर्सनल फेवरेट वो रिकॉर्डिंग वाला सीन था, जब आप स्पीकर्स पे रिपीट कर रहे थे डायलॉग्स। सो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें, उसके लिए क्या आपके माइंड में चल रहा था, क्या इंस्पिरेशन था?
बेसिकली जब मैं इस कैरेक्टर को बना रहा था तो मेरा ये मन था कि इस कैरेक्टर को जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कभी भी किसी भी चीज़ पहलू से या किसी भी एक पास्ट की घटना से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो जब इसको परफॉर्मेंस के उसमें मैं लेके आना चाहता तो मैं चाहता ही था कि मैं बिल्कुल एक प्लेन तरीके से इसको लेके जाऊँ, कुछ उसमें एड ऑन कुछ इस तरीके से हो जो थोड़ा सा नया भी लगे, थोड़ा सा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज का हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें तो AI से हम बहुत मदद लेते हैं, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर है, ये आज का ही नाटक है तो मुझे आज की चीज़ें ही यूज़ करनी थी, तो मैंने फ़ोन में वो रिकॉर्ड किया। मास्क इसलिए पहने कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो मैं एंड में कल्मिनेट भी करता हूँ उसको, कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो अपने आप को ही वकील बनाता है, खुद ही सवाल करता है, खुद ही जज होता है। तो जो ये कैरेक्टर है, ये इस तरह का कैरेक्टर है कि ये अपने आप में वकील नहीं बन पाया किन्हीं कारणवश, तो अपने लिए एक रोल प्ले करता है डेली। तो उसमें अलग अलग चरित्र लेके आता है खुद, क्योंकि इसका जो सपना है, सपने से नहीं, हमारे पैशन नहीं खत्म हुआ, वकील नहीं बना वो और बात है। इसका पैशन था वकील बनना, दलीलें देना, लड़ना। तो अब इसके पास जो केसेस आ रहे हैं वो सारे इमेजिनरी आ रहे हैं, जो इसके माइंड में चल रहा है, जो ये पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो पता लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पे इतनी बड़ी एक बिल्डिंग बन गई, झुग्गियाँ हटा दी, तो इंस्पायर हो गया कार्ल मार्क्स के थोड़े थॉट से। लग रहा है कि यूक्रेन रशिया में युद्ध हो रहा था, और युद्ध कहाँ कहाँ हुए थे, तो वही हमारी चीज़ें पढ़ता चला गया, कारण क्या रहे, परमाणु थे, अणु थे, क्या क्या चीज़ हो सकता है। आने वाले समय से बिग बैंग थ्योरी भी ऐड कर दूँ, वो जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी वैसे वैसे। ये इसका आइडिया मेरा यही था कि मैं जब रिकॉर्डिंग करूँ तो उसमें ये लगे कि हाँ, ये जो शुरुआत में वॉइस ओवर आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, कहाँ से आ रहे हैं वॉइस ओवर। तो वो वॉइस ओवर इसने एक रात पहले डाउनलोड किए थे, तो वो वॉइस ओवर खुद ही चला रहा था ये। That was the scene. I think वो समझ में आया भी। Brilliant. Very powerful and very deep. Thank you. Really nice. Thank you. And you're right, जो आप कह रहे थे ना, बहुत intimate audience, ये हर जगह, ये बड़े से थिएटर में ही वो माहौल और वो इफेक्ट कभी आएगा नहीं। Very different थिएटर, ये जगह और जिस तरह ये it puts you thinking also, बहुत अच्छा लगता है। और बड़ा अच्छा लगता है, आप जैसे दर्शक होते हैं, मेरे को इमेजिनेशन को टैक्स करना बड़ा अच्छा लगता है। Right. तो आप जब अपने ही इमेजिनेशन के साथ जब नाटक देख रहे होते हो तो लगता है कि हाँ एक कनेक्शन बन रहा है। Exactly. ये तो लाइक शाम को दोस्तों के साथ बैठ के ज्ञान मार रहे हैं, और वैसे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।